चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है नेशनल इनकम। देखो, इस चैप्टर में कल हमने नेशनल इनकम किसे कहते हैं उसके बारे में समझा था। उसकी अलग अलग डेफिनेशंस देखी थी ना, कि 3 अलग अलग इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन देखी थी, जिनमें एल्फ्रेड मार्शल, इरविन फिशर, एसी पिगू, इनके बारे में हमने समझा था। इनके अलावा नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है वो भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, बराबर। अब आज हमें नया कॉन्सेप्ट देखना है, जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कौन सा पॉइंट? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसका मतलब ये कि भाई नेशनल इनकम कैसे काउंट की जाती है। कोई भी कंट्री हो, भले हमारा देश हो या कोई दूसरा देश हो, कोई भी देश में नेशनल इनकम एक्चुअली काउंट कैसे होती है। तो कहते हैं कि नेशनल इनकम काउंट करने की हर एक कंट्री की अलग अलग मेथड होती है, अपनी मेथड होती है, कि जिनमें जनरली 3 मेथड से नेशनल इनकम काउंट की जा सकती है: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है ना, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों वही मेथड है जो कल हमने इनकी डेफिनेशन समझी थी। प्रोडक्शन मेथड के जिनमें हमने एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन देखी थी, इनकम मेथड जिसमें एसी पिगू की डेफिनेशन देखी थी, और एक्सपेंडिचर मेथड जिनमें इरविन फिशर की डेफिनेशन थी। तो उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो आज हमें ये तीनों मेथड समझनी है। तो सबसे पहली मेथड देखें, वो है प्रोडक्शन मेथड। कि प्रोडक्शन मेथड मतलब क्या? तो जो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन थी, जिसमें ये समझाया गया था कि पूरी कंट्री में विद इन ईयर, एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस तैयार होते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विस रेडी होते हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकालना, तो वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है, बराबर ना। पूरे देश में पूरे साल में जितने भी सामान तैयार होते हैं और जितनी भी सर्विस तैयार होती है, जितने भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस हो, तो उन सब की मॉनेटरी वैल्यू वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है, बराबर ना। ये एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी थी और इसके अकॉर्डिंग ये नेशनल इनकम काउंट की जाती है, कि जिसमें हमारे 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस तैयार होती है, उन सब की वैल्यू को जो है वो टोटल कर दिया जाए, उसका एडिशन किया जाए, तो वो मिलती है हमारी टोटल नेशनल इनकम, बराबर। सिंपल सी बात है कि पूरी कंट्री में छोटे पिन से लेकर बड़े प्लेन तक, बराबर ना, हर एक चीज़ और हर एक सर्विस जो भी रेडी होती है, सबका टोटल, तो वो नेशनल इनकम हमारी। लेकिन इस मेथड से जब नेशनल इनकम काउंट करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, कुछ चीज़ें ध्यान रखी जाती है, जो आपको ये पॉइंट लिखे हुए हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें माइंड में रखना है और ध्यान से सुनना। जैसे सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखी जाती है, इस मेथड में ये ध्यान रखा जाता है, वो बातें बता रहा हूँ, कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर्स। कि सबसे पहले कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को जो है वो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। मेनली 3 सेक्टर में तो हम लोग डिवाइड करते ही हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। लेकिन इनके अलावा भी अगर दूसरे सेक्टर बना दिए जाएं तो कैलकुलेशन ईजी होगी। दूसरे सेक्टर्स जैसे कि माइन सेक्टर, जहाँ पर जो है वो माइनिंग की जाती है, मिनरल्स निकाले जाते हैं। इनके अलावा कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ऐसे हर एक सेक्टर को अलग अलग अगर कर दिया जाए, तो इन सभी सेक्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विस तैयार होते हैं पूरे साल में, तो उनका टोटल कर दिया जाता है, वो हमारी नेशनल इनकम बनती है, बराबर ना। दूसरी चीज़ ये ध्यान देते हैं, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसके अंदर पूरे साल में जो भी फिनिश गुड्स एंड सर्विस है ना, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, जो भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस है उसकी ही वैल्यू काउंट की जाती है। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू काउंट करते नहीं हैं। फिनिश गुड्स, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताऊं, कि अगर हम लोग कपड़ा तैयार कर रहे हैं, कोई शर्ट तैयार कर रहे हैं उसमें, तो शर्ट फिनिश्ड हो जाए ना पूरे साल में, अगर वो शर्ट कंप्लीट हो रही है, पूरी तरह से तैयार है, तो ही उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट होती है। अगर वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, मतलब कि अभी अगर उसके ऊपर प्रोसेस चालू है, वो तैयार नहीं हुई है शर्ट, तो उसकी वैल्यू काउंट की जाती नहीं है। बड़ी बड़ी मशीन तैयार करते हैं, बड़ी कार तैयार करते हैं, बराबर ना, जो व्हीकल्स रेडी करते हैं,
तो साल के अंदर में जब भी काउंटिंग होती हो, जिस भी दिन काउंटिंग होती हो, तो उस टाइम तक अगर वो गुड्स फिनिश्ड हो चुके हैं, मतलब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, तो उसकी वैल्यू काउंट की जाती है। और अगर वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, अगर आधे में हैं, सपोज़ अगर कोई बड़ी ट्रक बना रहे हैं, उसे भी नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। लेकिन अगर वो कंप्लीट हो चुकी है ना, ट्रक पूरी तरह से तैयार है कि अब उसको यूज़ करने लायक है, तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। अगर वो इंटरमीडिएट है, मतलब अगर आधी ट्रक बनी है, आधी अभी उस पर काम बाकी है, तो उसको इस साल काउंट नहीं करेंगे, उसको अगले साल की नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। बराबर। तो ये पॉइंट माइंड में रखना, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस ही काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस काउंट की जाती नहीं है। ओके। थर्ड थिंग कि सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, ये चीज़ भी ध्यान रखते हैं कि जो हाउस होल्ड वर्क है ना हाउसवाइफ का, इवन हाउसवाइफ ना कर, ये तो हाउसवाइफ एक वर्ड है, कॉमन वर्ड है इसके लिए, बाकी दूसरा कोई भी पर्सन, अगर कोई मेल पर्सन भी हो और वो सिर्फ घर पे काम कर रहा है, बाहर मार्केट में नहीं, मतलब अपनी सर्विस कोई बाहर बेच नहीं रहा है, सिर्फ अपने घर के लिए काम कर रहा है, तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट की जाती नहीं है, क्योंकि उसकी कोई फिक्स मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकलती। बराबर ना। एक सीधी सी बात, ये तो हाउसवाइफ का एग्जाम्पल है कि हाउसवाइफ अगर घर में काम कर रही है तो उसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी। बराबर ना। वही बात है कि अगर कोई सर्वेंट जो है वो घर पे काम कर रहे हैं ना दूसरों के घर पे, तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट होगी, वो भी एक तरह की सर्विस ही है ना। बराबर ना। सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर जो है वो हमारे घर में अगर हम लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो वो वैल्यू, वो सर्विस नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर और कोई आकर अगर हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाता है और हम उसे पैसे दे रहे हैं, तो मतलब ये सर्विस हुई, उस सर्विस के पैसे दिए गए, तो वो वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट होगी। बराबर ना। उस वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। समझ आ रहा है ना। ऐसा हर एक फील्ड में, ये तो हाउसवाइफ का एग्जाम्पल हुआ, ऐसा हर फील्ड में होता है कि एज अ टीचर, अगर कोई टीचर किसी और के घर पे पढ़ाने जा रहा है, कोई घर पे ट्यूशन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू काउंट होती है। क्यों? क्योंकि उसे फीस दी जाती है। बराबर ना। उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, तो उस सर्विस को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। लेकिन इसके ही अपोजिट, अगर वही टीचर घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है कि जिसकी उसे फीस नहीं मिलने वाली, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी, तो उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा नहीं। बराबर। ये भी चीज़ ध्यान रखना। फिर नंबर 4 में आता है सेल्फ कंजप्शन। ये भी उसकी तरह ही आता है कि सेल्फ कंजप्शन मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन के लिए हो, मतलब खुद के लिए ही हो, मार्केट में बेचने के लिए नहीं, तो उन गुड्स और सर्विस को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। बराबर ना। जो भी गुड्स एंड सर्विस सेल्फ कंजप्शन के लिए हो, जैसे अगर कोई फार्मर है, तो वो फार्मर अगर अनाज सिर्फ खुद के लिए ही बना रहा है, बाहर मार्केट में बेचने के लिए नहीं, तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। ठीक है ना। अगर कोई फार्मर सिर्फ खुद के लिए ही अनाज तैयार कर रहा है, तो वो वैल्यू काउंट नहीं होगी। अगर कोई क्लोथ मर्चेंट सिर्फ खुद के लिए कपड़े बना रहा है, बाहर मार्केट में बेचने के लिए नहीं, तो उसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी। बराबर ना। अगर कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कि सिर्फ अपने ही घर के लिए मिट्टी के बर्तन बना रहा है, बाहर मार्केट में बेचने के लिए नहीं, तो उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। समझ आ रही है ना बात। अब जस्ट इमेजिन करो कि भाई इसमें टॉपिक के बाहर एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, और ध्यान से सुनना कि कैसे फिर हर एक की गुड्स एंड सर्विस एक्चुअली कैसे काउंट करते हैं कि पूरे कंट्री की जो है वो नेशनल इनकम पता चले। इसके लिए पता है, इसके लिए ही गवर्नमेंट हमेशा कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसे रिटर्न में लिखो, उसका पक्का बिल लो, हर एक चीज़ का छोटा छोटा हिसाब रखो, और उस हिसाब के जो है वो क्या कहते हैं कि भाई टैक्स वगैरह भरो, गवर्नमेंट के जो टैक्स आते हैं वो प्रॉपर भरो। अगर यही सब चीज़ें प्रॉपर दी जाए ना, तो गवर्नमेंट को एकदम परफेक्ट नेशनल इनकम पता चलती है। और ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में बहुत कम होती है। इसकी वजह से जो नेशनल इनकम की रियल वैल्यू मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिलती, हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है।
जस्ट इमेजिन कि हर एक फार्मर अगर पूरा हिसाब किताब लिखता हो कि भाई मैंने अपने खेत में 100 किलो गेहूँ तैयार किया है, जिसमें से 1 किलो गेहूँ मैंने खुद के लिए रखा है, बराबर 10 किलो, चलो ना 10 किलो गेहूँ मैंने खुद के लिए रखा है, और बाकी के 90 केजीज वीट, 90 किलो गेहूँ मैंने मार्केट में बेचने के लिए रखा है। अगर ऐसा पक्का हिसाब उस किसान का हो तो बताओ नेशनल इनकम काउंट करने में कितना इजी रहेगा, बराबर ना, कि पता चल जाएगा कि हाँ जो 10 किलो उसने अपने लिए रखे हैं ना, उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना है, जो 90 किलो उसने रखे हैं मार्केट में बेचने के लिए उसे ही काउंट करना है। अगर सभी फार्मर ऐसा बता दें तो बताओ एकदम परफेक्ट वैल्यू मिलेगी ना, बराबर ना। कपड़े का बिजनेस करने वाले अगर परफेक्ट हिसाब रखते हो कि भाई मैंने जितने कपड़े तैयार किए हैं ना, उसमें से इतने कपड़े मैंने अपने शॉप में रखे हैं बेचने के लिए, बाकी के ये कुछ कपड़े मैं अपने लिए भी रखूँगा। कपड़े का बिजनेस है तो वो कुछ कपड़े तो खुद भी पहनेगा ही ना यार, बराबर ना, खुद के लिए भी तो यूज़ करेगा ही ना, तो उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना है, सेल्फ कंजप्शन में। अगर ये परफेक्ट हिसाब हो ना तो गवर्नमेंट को नेशनल इनकम काउंट करने में बहुत ईजी रहता है। अगर कोई ग्रोसरी शॉप, जो किराने की दुकान आती है, बराबर ना, अगर कोई ग्रोसरी शॉप हो भाई, वहाँ पर भी अगर एकदम फिक्स हिसाब हो कि भाई मैंने जितना भी सामान यहाँ पर है उसमें से इतना सामान मैं घर के लिए यूज़ करता हूँ, जिसकी खुद की ग्रोसरी शॉप होगी, खुद की किराने की दुकान होगी, तो वो अनाज खरीदने दूसरे की दुकान पे थोड़ी जाएगा, बराबर ना, वो तो खुद ही खरीदेगा ना, सही बात है ना। तो अगर वो पक्का हिसाब रखता हो कि भाई मैंने जितने भी गुड्स यहाँ पर शॉप में रखे हैं उसमें से इतने गुड्स मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, पर्सनल यूज़ के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए, और बाकी के गुड्स मार्केट में बेचने के लिए हैं। अगर एकदम पक्का हिसाब हो ना हर एक पर्सन का, तो परफेक्ट नेशनल इनकम हमारी गवर्नमेंट को भी पता चलती है, बराबर ना। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा होता है? आप खुद बताओ, ऐसा होता है? नहीं होता ना। इतना पक्का हिसाब वो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं रखता, जिसकी वजह से नेशनल इनकम जो यहाँ पर मिलती है ना, वो परफेक्ट नहीं मिलती, अप्रॉक्सीमेट मिलती है। तो आप लोग ध्यान रखो कि आप लोग फ्यूचर में जब भी कोई काम करोगे ना, अभी तो आपकी स्टडी टाइमिंग चल रहा है, आप लोग फ्यूचर में जब भी कोई काम करने जाओगे ना, भले कोई प्रोडक्शन का काम करो, सेलिंग का काम करो, या कोई सर्विस का काम करो, जो भी करो, उसमें हमेशा हर एक छोटी छोटी चीज़ का हिसाब रखना सीखो, एक एक रुपए का हिसाब रखना भी सीखो, बराबर। और वो सभी हिसाब हमारी गवर्नमेंट को बताओ, हर एक रुपए का। हाँ सच ही बोल रहा हूँ बेटा, ये आगे चलकर अगर हर एक पर्सन ऐसा करने लगे ना, तो वो फ्यूचर में हमारे देश को इतना फ़ायदा देगा जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक एक छोटा छोटा हिसाब गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, क्या जा रहा है, हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट से छुपाएं, ये चीज़ ध्यान रखो ना। मतलब आप कहीं शॉप पे बैठे हो और बाहर से अगर कोई जो है वो कोई साधु संत या और कोई गुजरते हैं, तो उन्हें भी जो है वो हम लोग 10 रुपए दे देते हैं, डोनेशन में देते हैं ना, दान में देते हैं 10 रुपए। इसका हिसाब भी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, बराबर। इसका हिसाब भी जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ होना चाहिए कि मैंने 10 रुपए यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। अगर ये परफेक्ट, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी परफेक्ट हिसाब होगा ना, अगर हर एक पर्सन ऐसा रखने लगेगा ना, तो सच में हमारी गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा मत सोचना कि कोई तो रखता नहीं है, हम रख के क्या करें। आप शुरुआत करो, आप शुरुआत करो, हमने शुरुआत की है, आप भी शुरुआत करो। और फिर देखो, अभी नहीं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद वो चेंजेस आपको हमारे देश में दिखाई देगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना और पक्की तरह से माइंड में रखना। अभी तो आप स्टडी कर रहे हो, अभी इसमें नहीं, लेकिन जब भी फ्यूचर में काम करो, अभी अगर स्टडी कर रहे हो ना, तो आप लोग आपके पेरेंट्स से पूछो कि आप लोग ऐसा काम करते हो, हर एक चीज़ का हिसाब किताब है, हर चीज़ का बिल है पक्का, बराबर। अगर वो हो ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो प्रोडक्शन मेथड से हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं ना, उसमें सेल्फ कंजप्शन की वैल्यू काउंट नहीं की जाती। मतलब जो गुड्स एंड सर्विस पर्सनल यूज़ के लिए हो ना, तो पर्सनल यूज़ के लिए उन गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू काउंट की जाती नहीं है, बराबर। उसके बाद आता है डिफेंस।
डिफेंस एंड पुलिस। देखो जो पुलिस की जो भी सर्विस है ना, और जो डिफेंस की सर्विस है, जो मिलिट्री की सर्विस है, उनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाती, क्योंकि उस वैल्यू की जो है वो कोई भी मतलब उस सर्विस की कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकलती, बराबर ना, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकलती। जो पुलिस जो सर्विस देती है उसके कोई चार्जेस वगैरह होते नहीं हैं। जो डिफेंस सर्विस देती है, मतलब जो मिलिट्री जो सेना हमारे देश के लिए काम कर रही है, उसके भी कोई चार्जेस तो होते नहीं हैं, बराबर ना। तो इसकी वजह से उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं की थी, बराबर ना, क्योंकि पुलिस और डिफेंस इनकी वैल्यू बेचने के लिए नहीं होती, इनकी सर्विस बेचने के लिए नहीं होती है, इसलिए उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। दूसरा आता है इम्प्यूटेटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट, तो इम्प्यूटेड रेंट किसे कहते हैं? इसका सिंपल मीनिंग कहलाता है कि अगर हम लोग हमारा मकान, हमारा घर, हमारी शॉप कोई भी अगर हम किसी और को रेंट पे देते हैं, तो उससे जो रेंट कलेक्ट होता है ना, तो उस रेंट को इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं, बराबर ना। मतलब कोई भी भाड़े पे दिया हुआ मकान, तो उसे उससे जो रेंट मिलता हो तो वो इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है। और नेशनल इनकम में ये इम्प्यूटेड रेंट काउंट होता है, क्योंकि अगर मैंने अपना घर किसी को भाड़े पे दिया हो, तो वो मुझे जो भी रेंट देगा वो मेरी एक तरह से इनकम ही हुई ना, बराबर ना। जो भी रेंट मुझे देगा वो मेरी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वो इम्प्यूटेड रेंट वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। दूसरा आता है डबल काउंटिंग। ये एक पॉइंट भी ध्यान से समझना कि नेशनल इनकम काउंट करते वक्त डबल काउंटिंग को इग्नोर किया जाता है, डबल काउंटिंग को काउंट किया जाता नहीं है, और उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, बराबर। डबल काउंटिंग मतलब क्या, ये ध्यान से समझना। हमने जैसे बताया कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर नेशनल इनकम में जब काउंट होता है, तो वो फिनिश्ड गुड्स हो वही काउंट होता है, बराबर ना। हमेशा फिनिश गुड्स ही काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। अब फिनिश गुड्स को ही अगर एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जाए, तो हर बार उसकी वैल्यू काउंट नहीं होती। जैसे कि अगर आयरन है, लोखंड की कोई चीज़ है, अब अगर आयरन जो है वो हमने ज़मीन में से निकाला, तो ये माइनिंग वर्क कहलाया, बराबर ना, माइनिंग वर्क कहलाया। तो उस माइनिंग वर्क में उस आयरन की वैल्यू भी तो बनेगी ना, बराबर ना, उस आयरन की वैल्यू काउंट होगी। अब उसी आयरन में से अगर मशीन बनाई, तो मशीन की वैल्यू भी काउंट हो जाएगी। अब आयरन तो वही है, गुड्स तो वही है, खाली उसको शेप अलग दिया, उसमें से मशीन बना दिया, तो उसकी भी वैल्यू काउंट होगी। तो ये तो डबल काउंटिंग हो गई। अब सपोज़ कि उस आयरन में से जो है वो कोई छोटी सी नेल बनाई, जो खिली आती है, स्क्रू आता है, समझो कि उस आयरन की पहले वैल्यू काउंट की, फिर उसमें से स्क्रू बनाया तो स्क्रू की वैल्यू भी काउंट की, फिर उसमें से कोई छोटी मशीन बनाई तो उस मशीन की वैल्यू भी काउंट की, फिर उस मशीन को बड़ी मशीन में यूज़ किया तो उसकी भी मशीन की वैल्यू काउंट की। मतलब आयरन तो एक ही यूज़ हुआ, लेकिन उसकी 4 बार वैल्यू काउंट हो गई। इसे जो है वो डबल काउंटिंग कहते हैं, बराबर। जैसे खेत में अगर कॉटन तैयार होता है, खेत में कॉटन अगर तैयार हो रहा है, तो उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में काउंट होती है। फिर उसी कॉटन में से कॉटन क्लोथ तैयार होगा, तो उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में काउंट होगी। फिर उसी कॉटन क्लोथ में से शर्ट तैयार होगी, तो उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो ये तो एक ही चीज़ की 3 बार वैल्यू काउंट हो गई ना, बराबर ना। इसे डबल काउंटिंग कहते हैं। तो नेशनल इनकम में ये डबल काउंटिंग नहीं की जाती। तो इसको रोके कैसे, डबल काउंटिंग को कैसे रोका जाए? तो डबल काउंटिंग रोकने के लिए 2 मेथड मानी जाती है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि डबल काउंटिंग को रोकने के लिए 2 मेथड मानते हैं। सबसे पहला कि या तो टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स की ही वैल्यू काउंट करो, ठीक है, जिसका डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, आखिरी में क्या बन रहा है उसकी वैल्यू ही काउंट करो। जो हाफ मेड है, जो इंटीम गुड्स है, या तो फिर जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसकी वैल्यू काउंट मत करो, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स की वैल्यू काउंट करो। जैसे कि अगर कॉटन में से कॉटन क्लोथ बन रहा है, फिर कॉटन क्लोथ में से शर्ट बन रही है, तो सिर्फ शर्ट की वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम में काउंट करो, बराबर ना। कॉटन की और कॉटन क्लोथ की वैल्यू मत काउंट करो। फिर समझ आ रहा है ना, एक ये मेथड होती है तो जिससे डबल काउंटिंग रुक जाएगी, बराबर। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये है ना कि अगर सिर्फ शर्ट की वैल्यू काउंट करेंगे, तो जो जो कॉटन तैयार हो रहा है,
जो इंडस्ट्री में क्लोथ तैयार हो रहा है, बराबर ना, उसकी सर्विस की कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं फिर तो, बराबर ना। उनकी सर्विस, जो फार्मर की सर्विस है कि जो जो वो कॉटन तैयार कर रहे हैं, वो तो समझो यूजलेस हो गई ना फिर तो, कि उसकी सर्विस को तो कोई कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए अगर डायरेक्टली फिनिश गुड से तैयार कर रहे हैं या उसकी वैल्यू काउंट कर रहे हैं तो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए दूसरी मेथड आती है, वो आती है वैल्यू एडेड मेथड। डबल काउंटिंग को रोकने के लिए वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करते हैं, बराबर। अब एक एग्जांपल से समझो कि जैसे अगर खेतों में जो कॉटन तैयार होता है, फार्म में जो कॉटन तैयार होता है, समझो उसकी वैल्यू 100 रुपये उसकी वैल्यू, जो नेशनल इनकम में काउंट हो गई। अब उसमें से जो यान, जो कपड़ा तैयार हुआ, उसकी वैल्यू 200, अब वो भी नेशनल इनकम में काउंट हो गई 200 रुपये। उसमें से जो शर्ट तैयार हुई उसकी वैल्यू 300, तो वो भी वैल्यू काउंट हो गई नेशनल इनकम में। मतलब एक्चुअली तो वैल्यू क्या काउंट हो गई पता है, कि 600 रुपये काउंट हो गए नेशनल इनकम में। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, बराबर ना। तो ये डबल काउंटिंग हो गई, उसे रोकना है। तो वैल्यू एडेड मेथड में ऐसे किया जाता है कि जो भी इंक्रीजिंग वैल्यू हो ना, जो भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, सिर्फ उसी वैल्यू को कंसीडर किया जाए। इसे कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। जो भी ऐड हो रहा है सिर्फ उसे ही कंसीडर करो। कि जैसे अगर खेत में कॉटन तैयार हो रहा है तो कॉटन 100 रुपये का, तो उसकी वैल्यू काउंट हुई नेशनल इनकम में। अब जो कपड़ा तैयार हो रहा है तो वो 200 रुपये में बिका, उसी कॉटन में से जो कपड़ा तैयार हुआ वो 200 रुपये में बिक रहा है। तो एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी हुई, वैल्यू ऐड कितनी हुई, तो 100 रुपये ही एक्स्ट्रा हुए ना, कॉटन तो वही था। हाँ, इंडस्ट्री का खर्चा लगा, दूसरे एक्सपेंसेस हुए तो 100 रुपये और बढ़ गए, बराबर। तो अब उस क्लोथ की वैल्यू 200 मत गिनो, अब उस क्लोथ की वैल्यू 100 ही गिनी जाएगी। जो वैल्यू ऐड हुई वही, क्योंकि 200 गिन रहे हैं तो वो तो डबल काउंटिंग हो गई ना। 100 रुपये का कॉटन तैयार हुआ खेत में, जो कपड़ा तैयार हुआ वो 200 का तैयार हुआ, तो उसे 200 नहीं गिनेंगे। एक्स्ट्रा वैल्यू खाली कितनी हुई, इंक्रीजिंग वैल्यू या एडेड वैल्यू कितनी हुई, सिर्फ 100 रुपये, तो सिर्फ वही काउंट होगा, बराबर ना। फिर अब वही शर्ट जो है वो 300 में बिक रही है, उस कपड़े में से शर्ट बनाई तो वो शर्ट 300 में बिक रही है। तो अब कितनी वैल्यू ऐड हुई कि कपड़ा 200 का था, शर्ट 300 में बिक रही है, मतलब 100 रुपये ही ऐड हुए ना। शर्ट बनाने का खर्चा वो 100 रुपये ऐड हुआ, तो बस वो 100 रुपये ही वैल्यू में ऐड करेंगे। मतलब ओवरऑल नेशनल इनकम में काउंट हुए तीनों के 100 रुपये, 300 रुपये, बराबर। तीनों की अगर पूरी पूरी वैल्यू काउंट की जाए ना, तो जिससे ये डबल काउंटिंग कहलाती है। तो उस डबल काउंटिंग को रोकने के लिए ही ये वैल्यू एडेड मेथड बेस्ट रहती है, कि जिसमें जो भी इंक्रीजिंग वैल्यू हो रही है ना, उसी वैल्यू को सिर्फ काउंट किया जाता है, बराबर। ये चीज़ ध्यान रखना कि नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग हमेशा रिमूव कर देनी चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है ना, उसे भी जो है वो नेशनल इनकम से हटा देते हैं, उसे काउंट नहीं करते। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो कहलाता है कि जो टैक्स हम लोग डायरेक्टली पे नहीं करते, और जो टैक्स हर एक पर्सन में ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे अगर आप कोई मूवी देखने जाते हो तो मूवी की टिकट आपने ली होगी, उस पर लिखा हुआ होता है एंटरटेनमेंट टैक्स, कि आप यहाँ पर मूवी देखने आए हो, उसका टैक्स। तो ये टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये तो इनडायरेक्टली वो टिकट के अंदर से हमें, मतलब उसके पैसों में इंक्लूड करके हमें दे रहे हैं। ये हमारा टैक्स नहीं है। हमारा टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स हम लोग भरते हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स हम लोग भरते हैं, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स है, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये इनडायरेक्ट है, बराबर। और ऐसा टैक्स वो काउंट होता नहीं है, बराबर, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। क्योंकि ये जो भी टैक्स होता है ना, उस टैक्स की वैल्यू हमेशा एक दूसरे के ऊपर समझो थोपी जाती है। अब समझो मैं मूवी देखने गया, कि मूवी में जो है वो जो भी टैक्स लगा वो मेरा खर्चा है। मैं हर महीने अगर मूवी देखने जा रहा हूँ तो हर महीने वो एंटरटेनमेंट टैक्स मुझे भरना पड़ता है। तो ये एक तरह का एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस की भरपाई मैं कहाँ पे करूँगा। तो मेरी जो भी शॉप चल रही होगी ना, सपोज़ मेरी जो है वो चॉकलेट की दुकान है, तो मैं उस चॉकलेट के ऊपर थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दूंगा, बराबर। कि भाई मेरा वहाँ खर्चा हो रहा है तो वो खर्चा मैं यहाँ से निकालूंगा। सही बात ना, वहाँ जो मैंने टैक्स पे किया वही टैक्स मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, मतलब वो टैक्स इनडायरेक्टली दूसरे के ऊपर चला गया जो मेरे से चॉकलेट खरीदेगा।
अब जिसने मेरे से चॉकलेट खरीदे हैं उसको टैक्स लगा थोड़ा सा, तो वो क्या करेगा कि उसकी जो भी शॉप चल रही होगी ना, उसका जो भी काम चल रहा होगा, वो उसमें अपनी थोड़ी वैल्यू बढ़ा देगा कि मुझे वहाँ टैक्स भरना पड़ा, तो इसलिए मैं जो है वो ये टैक्स यहाँ पे कवर कर दूँ, बराबर। तो इसलिए हर पर्सन एक दूसरे के ऊपर वो टैक्स थोपता जाता है, इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज वो काउंट होती नहीं है, बराबर। इसके बाद आता है रीसेल। तो रीसेल किसे कहते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट रीसेल किया जा रहा है ना, तो उसे भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये भी एक तरह से डबल काउंटिंग हो जाती है। रीसेल मतलब कि मैंने अगर एक कार खरीदी है, बराबर ना, 5 लाख की मैंने कार खरीदी, 5 साल यूज़ किया, अब उसे मैंने बेच दिया किसी और को, बराबर। तो वो तो मैंने 5 लाख की कार खरीदी, वो नेशनल इनकम में काउंट हो गया। अब मैं वही कार किसी और को फिर से बेचूं, तो क्या फिर से उसी कार को ही नेशनल इनकम में काउंट होगा? अब वो पर्सन किसी तीसरे को जो है वो कार बेचेगा, तो क्या फिर से उसे काउंट करेंगे? नहीं। जो भी प्रोडक्ट रीसेल होता है ना, उसकी वैल्यू काउंट होती नहीं है, हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट की वैल्यू काउंट होती है। जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं, उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना। इनके बाद टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन, कि नेशनल इनकम काउंट करते वक्त हर एक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन कट किया जाता है, डेप्रिसिएशन कट करके फिर ही वैल्यू काउंट होती है। उसके बाद एक्सपोर्ट वैल्यू, कि नेशनल इनकम में एक्सपोर्ट वैल्यू की काउंटिंग होती है। जो भी हम लोग चीज़ अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के देशों में, तो वो वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट होती है, बराबर। एंड दूसरा स्मगल्ड एंड इलीगल गुड्स, कि कोई भी स्मगलिंग किया हुआ मतलब चोरी से लाया हुआ सामान या जो भी इलीगल गुड्स है, बराबर, जो गलत तरीके से चोरी करके अगर वो खरीदा या बेचा जा रहा हो, तो उसे नेशनल इनकम में काउंट करते नहीं है, बराबर ना। चोरी कोई सर्विस नहीं है कि उसे नेशनल इनकम में काउंट करें, सीधी सी बात ना, बराबर। ऐसी चीज़ें नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, ठीक है। तो प्रोडक्शन मेथड से जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं ना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, ठीक है। आप भी इसे ध्यान रखना। और अब जो दूसरी मेथड्स हैं नेशनल इनकम काउंट करने की, दूसरी मेथड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड्स, वो मेथड्स अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।